Hello students, I am Dharmendra Pamicha and I welcome you all in this fifth part of the French Revolution. Before we start today's discussion, I would like to revise the points which we had covered in part 4. In part 4, we had studied about the Jacobin Club, the mutiny led by Jacobin Club in 1792, France became republic, the reign of terror, and the role of Robespierre. Now, we will start today's points. First point is directory rule in France 1795 to 1799. As you know that from 1793 to 1794, Jacobins remained in the power and all the powers were used by Maximilien Robespierre. And Jacobin Club and Robespierre, they pursued the policy of violence. They wanted extreme equality in the society, and for this, uh, if anyone who was disagree with them, he was put before the tribunal, and ultimately he or she was killed. So after a year, Jacobins became unpopular among the people. That is why the Robespierre was also put before the tribunal, and ultimately he was also killed. The situation which developed after the death of Maximilien Robespierre gave the opportunity to the wealthier middle class to seize power. मैक्सिमिलियन रॉब्सेपियरे की डेथ के बाद जैकोबिन्स बहुत कमज़ोर पड़ गए और जो वेल्दियर जो संपन्न लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने दोबारा जो पावर पे अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि जैकोबिन्स अब अपना सपोर्ट खो चुके थे. When these wealthier class, middle class people, they captured the power, they also introduced changes in constitution. उन्होंने संविधान में भी चेंज किया, क्योंकि आप जानते हैं कि in 1792 under the pressure of Jacobin Club some changes were done in the constitution. जैसे कि एक तो ये किया गया था कि जो भी मैन हैं 21 ईयर्स अबव के और जो चाहे टैक्स नहीं देते हों फिर भी उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया था. लेकिन अब ये जो वेल्दियर क्लास के जो मिडिल क्लास पीपल थे, दे अगेन चेंज रूल. अब उन्होंने ये वापस कर दिया कि नाउ वोटिंग राइट विल बी गिवन टू ओनली टैक्स पेयर्स एंड प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यानी कि जो लोग जिनके पास संपत्ति है, जो टैक्स देते हैं, उन्हीं को वोटिंग का राइट होगा. एक बार फिर से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया. एक चेंज और किया गया. अर्लियर देयर वाज ओनली वन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फ्रांस, लेकिन अब दो तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंजेस इन लोगों ने किए. 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये दूसरा चेंज हो गया. थर्ड चेंज ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स थी वो एक डायरेक्टरी बनाकर उसको दे दी गई. डायरेक्टरी वाज अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 लोगों का एक मेंबर था और उसे एग्जीक्यूटिव की पावर दी गई. नाउ द डायरेक्टरी रूल्ड फ्रॉम 1795 to 1799. दिस पीरियड इज नोन एज डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस. लेकिन इस डायरेक्टरी रूल के साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी डिमेरिट्स थी और अल्टीमेटली इसको भी ख़त्म किया गया वहाँ पर. इसकी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मैक्सिमिलियन रॉब्सेपियरे और जैकोबिन का जो एक्सपीरियंस रहा, उससे डर करके ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसमें जो पावर्स थी वो 5 लोगों में बांट दी गई एग्जीक्यूटिव की पावर. क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉब्सेपियरे के पास जब सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेट हो गई थी तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉलिसीज़ को लगाया और उससे लोग काफ़ी परेशान हुए. लेकिन
इस बार इसी डर की वजह से जो डायरेक्टरी बनाई गई उसमें 5 लोगों को एग्जीक्यूटिव पावर दी गई, ताकि किसी एक पर्सन के हाथ में पावर्स कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। लेकिन ये पांचों लोग जो एग्जीक्यूटिव में थे, इनमें कई बार कई मुद्दों पर, कई इश्यूज़ पर सहमति नहीं बन पाती थी, डिफरेंसेस होते थे, तो डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगता था। एट द सेम टाइम ये जो डायरेक्टरी थी और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था, और इस वजह से फ्रांस में ये जो पीरियड था 1795 से 1799 का, बहुत सारे डिसीजंस जो लिए जाने थे वो नहीं लिए जा सके, क्योंकि डायरेक्टरी के मेंबर्स भी अपने आप में एक साथ एक राय नहीं रख पाते थे। एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि जो सिचुएशन थी फ्रांस की, वो ऐसी बन गई कि कोई ठीक से काम हो ही नहीं पा रहा है गवर्नमेंट का, एंड पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम। सो दिस इंस्टेबिलिटी ऑफ government, it gave the way for rise of a military dictator, and that was Napoleon Bonaparte. और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो मिलिट्री कमांडर था, और उस समय तक फ्रांस में वो बहुत पॉपुलर हो चुका था बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज ओवर द फ्रेंच एनिमीज। जो फ्रांस के शत्रु देश थे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया और भी, तो उनको ऊपर उसने कई बार उनको हराया, और इस वजह से वो काफ़ी पॉपुलर था। तो विद द सपोर्ट ऑफ पीपल इन फ्रांस, ही ग्रैब्ड द पावर एंड बिकेम अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो इस तरह से नेपोलियन ने डायरेक्टरी के रूल को एंड कर दिया, और अब वो खुद शासक बन गया। चलिए, नेपोलियन के बारे में कुछ बातें और हम बाद में भी करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज विमेंस कंडीशन इन फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो महिलाओं की कंडीशन थी वहाँ के फ्रांस में सोसाइटी में, हम उसकी बात कर लेते हैं। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। जो थर्ड एस्टेट की ज़्यादातर महिलाएं थी, उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने ही पड़ते थे। जो फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट की विमेन थी, नोबिलिटी को बिलोंग करने वाली थी, वेल्दियर क्लास के जो लोग थे, वहाँ पर तो विमेन को कोई बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता था, कोई अर्निंग नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन ये जो थर्ड एस्टेट की महिलाएं थी, इनको करना पड़ता था। अब वो कई तरह के काम करती थी, वैरायटी ऑफ जॉब्स वर देयर। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस फॉर sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. तो ये कई तरह के काम थे जो वो करती थी। अब इससे ये लगता है कि उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लाइफ थी, बहुत ही मेहनत वाली ज़िंदगी थी उनकी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। लेकिन ख़ास बात यह है कि एक जो लार्ज सेक्शन ऑफ द वुमेन था, इट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। पढ़ने लिखने के लिए उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. पढ़ने लिखने का जो सुविधा थी, it was available only for wealthier classes of third estate. जो थर्ड एस्टेट की रिच लोग थे, या जो सेकंड एस्टेट के नोबिलिटी से बिलोंग करने वाली लेडीज़ थी, उनको ज़रूर पढ़ने लिखने का मौका मिलता था, और उनकी भी पढ़ने लिखने के बाद बस शादी कर दी जाती थी। उनकी कोई उसके बाद कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा फिर ये भी हुआ कि जो वर्किंग वुमेन थे, they had also to take care for their families, that is cook, fetch water, queue for bread and look after the children. Their wages were lower than those of men. उन जो
पुअर सेक्शन की महिलाएं थी, उनका काम केवल जैसे अर्निंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते थे। फैमिली को लुक आफ्टर करना, खाना वगैरह बनाना, पीने के लिए पानी को लाना, और ब्रेड लाने के लिए ब्रेड की दुकानों पर जाना, उसमें काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, उसमें खड़े रहना। तो ये जो सारा हमने अभी वुमेन की डिस्कशन की, तो हम ये पाते हैं कि a lot of discrimination was going on with the women at that time in the French society. Despite of their hard working, despite of their dedication for their families, they were not given the equal importance as men. चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। तो जाहिर है कि ये जो सिचुएशन थी उससे जो महिलाएं थी वो खुश नहीं थी। और हम ये भी जानते हैं कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया था, उनको पैसिव सिटीजन बना दिया था। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए उसमें भी उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। तो अब जो कुछ महिलाएं थी उन्होंने ये एफर्ट शुरू किए कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो दैट इज़ वाई सो मेनी पॉलिटिकल क्लब्स वर फाउंडेड एट दैट टाइम। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि वुमेन क्लब्स क्या थे, उनकी क्या डिमांड थी और क्या उनकी डिमांड्स पूरी हुई या नहीं हुई। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरुआत से ही महिलाएं इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, कोई पीछे नहीं थी। अगर आप याद करें, स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का द फॉल ऑफ बेस्टिल से शुरू होता है, और हमने उसमें वीडियो देखा था द फॉल ऑफ बेस्टिल में। तो उसमें आपने देखा होगा कि women were also participating in the revolt। जो उस दिन जो कुछ हुआ उसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया तो उसके बदले में उनको ये होप तो थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलेंगे, उन्हें भी उनके कंट्रीब्यूशन के रिवार्ड के तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए उनके दौरान उनको कोई भी किसी तरह का पॉलिटिकल राइट नहीं मिला। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers। अपने न्यूज़पेपर्स निकालना शुरू किया और वुमेन क्लब बनाए। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them। एक जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वन ऑफ देयर डिमांड वाज दैट वुमेन enjoy the same political right as men। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। हम जानते हैं कि उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया था, और उन्होंने ये डिमांड की कि दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल क्लब्स, जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स क्या थे और उनकी डिमांड्स क्या थी। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें, उनकी यही डिमांड्स थी कि जो राइट्स मेन को मिले हैं वो वुमेन को भी मिले हैं। जिस तरह से वोटिंग का राइट मिले, और इलेक्शंस लड़ने का राइट मिले, और अपने पॉलिटिकल ऑफिस वो भी बना सकें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने उस समय 18th सेंचुरी में, जबकि महिलाओं के लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन थे, उसके बावजूद वो निकल कर बाहर आई और बड़ी फर्मनेस के साथ, बड़ी ही बोल्डनेस के साथ उन्होंने विमेन राइट्स की डिमांड रखी। इवन एट द टाइम ऑफ रेन ऑफ टेरर व्हेन टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट was fatal, but she was very brave woman and she put the demands of women in front of government uh, on every platform। Her name was Olympe de Gauss। उनका नाम था ओलंपे de Gauss, और ओलंपे de Gauss was one of the most important politically active women in revolutionary France। She protested against the constitution and the Declaration of Rights of Man and Citizen, as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to। So in 1791 she wrote a declaration of the right of
राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। आपको पता है कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो राइट्स की शुरुआत होती है उसमें लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है भाई, मैन को ही क्यों राइट्स दे रहा। तो उन्होंने अपना खुद का डिक्लेरेशन बनाया और उसमें उन्होंने विमेन के राइट्स को लिखा और उसको पब्लिश भी किया और उस समय की जो भी अथॉरिटीज़ थी उनके सामने रखा भी। In 1793, Ellen P. de Gauss criticized Jacobin government for she was tried by the National Convention which charged her with treason। जब उन्होंने अपनी इस डिमांड्स को बार बार रखा तो ये जो जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट थी इन्होंने उनके ऊपर भी ये चार्ज लगा दिया कि आप देशद्रोह कर रही हैं। हमें मालूम है कि जब रेन ऑफ टेरर था उस समय क्या सिचुएशन थी फ्रांस की। यू कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उनको भी देशद्रोह का मुकदमा लगा करके और मार दिया गया। लेकिन बाद में फ्रांस की ने उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी इस सेक्रीफाइस को याद रखा और आज भी फ्रांस के अंदर एट डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस हर स्टैच्यूज आर इरेक्टेड, हर इमेजेस वर क्रिएटेड बाय द पेंटर्स and even coins were also minted with her image and her name। यहाँ हम दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एक कॉइन है जिस पर ओलंपिक द गौस का पिक्चर बना हुआ है और उनका नाम भी लिखा हुआ है और ये इस तरह की इमेजेस काफ़ी सारी वहाँ पर बनाई गई। तो रियली शी वॉज अ ग्रेट लीडर। ओके, अब अगली बात करते हैं। तो क्या 1791 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना पहली बार फ्रांस का, तो उसके बाद क्या रियली देयर वाज नो चेंज इन द लाइफ ऑफ वीमेन? क्या महिलाओं की लाइफ में बिल्कुल चेंज नहीं आया? वही रही जो मोनार्कियल गवर्नमेंट के में जैसी उनकी लाइफ थी? नहीं, तो इसका आंसर नहीं है। हाँ, हम ये जानते हैं कि किसी भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, लेकिन जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कुछ प्रोविजंस उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर किए गए, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो चलिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए वो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टेट स्कूल्स वर ओपन एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। सबके लिए स्कूल जाना ज़रूरी कर दिया, इवन गर्ल्स के लिए भी। हम जानते हैं कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि पहले क्या था कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो विमेन थी उनको एजुकेशन एक्सेस नहीं थी, लेकिन अब स्टेट ने कहा कि हम स्कूल्स खोलेंगे, जगह जगह स्कूल खोलेंगे और लड़कियां भी स्कूल जाएगी कंपलसरीली। देन देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। ये भी किया गया कि जो लड़कियों के फादर हैं वो उनकी विश के अगेंस्ट, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेंगे उनकी कहीं भी। Then third, marriage was made into a contract entered in freely and registered under civil law। शादी को ये किया गया कि उसके को रजिस्टर्ड करना अंडर सिविल लॉ ज़रूरी कर दिया गया। डिवोर्स was made legal and could be applied for by both men and women। डिवोर्स को जो लीगल कर दिया गया उसको लेकर पहले कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन अब बना दिया गया। पहले ये था कि केवल मैन जो थे वही डिवोर्स दे सकते थे, विमेन को ये राइट्स नहीं थे, तो अब ये इक्वली कर दिया गया दोनों के लिए। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। महिलाएं जो थी वो अब जॉब्स वगैरह के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी और अपने छोटे छोटे बिजनेस भी चला सकती थी। तो ये सिचुएशन ज़रूर उनकी इम्प्रूव की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नाउ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। चलिए पहले पॉइंट पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको मैप के जरिए बता भी दूंगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं किस बारे में। द फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सेंट डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। चलिए एक बार पहले मैप में दिखाता हूँ और फिर हम इस स्लाइड में वापस आएंगे। ये उस वर्ल्ड का मैप है और ये जो कैरेबियन आइलैंड जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा था
वो यहाँ पर, ये जो बॉक्स है यहाँ पर है, ये इनको कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। यहीं पर उनके कुछ आइलैंड्स थे जहाँ पर फ्रांस का कब्जा था। अब फ्रांस कहाँ है देखिए, यहाँ पर फ्रांस है, ये इस जगह फ्रांस है, ये यूरोप, और बीच में ये जो पूरा है दिस इज अटलांटिक ओशन। ये दूरी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के और यहाँ में। चलिए इसको थोड़ा सा अगर हम कैरिबियन आइलैंड के पर्टिकुलर मैप में देखें तो ये यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं यहाँ पर, ये मार्टिनिक, ग्वाडेल, डोमिंगो, ये यहीं पर आते हैं। आप जूम करके भी इनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन आइलैंड्स के ऊपर फ्रांस का कब्जा था, और फ्रांस जो था वो यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स उगवाता था, जैसे टोबैको, शुगर, इंडिगो, शुगर कैन, इंडिगो एट्सेट्रा। अब लेकिन यहाँ पर कोई यूरोप का लोग या फ्रांस के लोग यहाँ पर जाकर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये जो यूरोप है ये टेम्परेट क्लाइमेट वाला कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर जो कैरिबियन आइलैंड में जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड थी, तो यहाँ से कोई आकर के यहाँ काम नहीं करना चाहता था। तो फिर कहाँ से लेबर कहाँ से लाई जाए, तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया अफ्रीका से। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ये यूरोप से, फ्रांस से पहले यहाँ अफ्रीका से जो स्लेव्स थे उनको खरीदा जाता, और फिर उन स्लेव्स को बहुत ही क्रूअल मैनर में, बहुत ही निर्दयी तरीके से उनको जहाज़ों में भर के, बेड़ियाँ लगा करके, जंजीरें लगा करके, हाथ बांध करके हज़ारों किलोमीटर की इस जर्नी पर भेजा जाता, और उनको फिर यहाँ इन आइलैंड्स में काम करने के लिए यहाँ पर रखा जाता। तो ये मैं आपको बता भी दूँ, ये इस तरह से देखिए, जो स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स, उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। यू कैन सी दैट दे आर हैंडकफ्ड, उनके हाथ बांधे हुए हैं, इवन उनके जो पाँव हैं उसमें भी जंजीरें लगाई जा रही है, ये देखिए। और फिर उनको शिप के अंदर एक साथ हडल्ड करके रखा जाता था। अगर वो बात को नहीं मानते तो इस तरह से ये व्हिप वगैरह का यूज़ करके उन्हें पिटाई की जाती थी। ओके, तो ये सारा मैंने बता दिया आपको। और जो फ्रांस के जो बोर्डेक्स और नैंड्स नाम के जो बंदरगाह थे, सी पोर्ट थे, वहाँ से ये जो स्लेव्स वगैरह हैं उनको लेकर के उधर जाया जाता था। तो ऐसे सिचुएशन में जो 1794 में जो कन्वेंशन था, आपको याद होगा कि जो जैकोबिन क्लब ने डिमांड की कि अब नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन हो जाए, तो 1794 की जो पार्लियामेंट थी, हम उसको कन्वेंशन कहेंगे, उसने लॉ बनाया और इस क्रूअल प्रैक्टिस को बंद कर दिया। हालांकि बहुत कम टाइम बाद ही, 10 साल बाद ही दोबारा जब हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन फिर से पावर में, नेपोलियन ने जब वहाँ पर पावर पर कब्जा कर लिया तो नेपोलियन ने फिर से इस स्लेवरी सिस्टम को शुरू कर दिया। फाइनली 1848 में जाकर के इसको पूरी तरह से एबोलिश किया गया। चलिए अब अगली बात करते हैं, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस रेवोल्यूशन का रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, एवरीडे लाइफ पर क्या असर आया? तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें ये आया कि 1791 से पहले, या जब 1789 से पहले हम कहेंगे कि जब मोनार्कियल स्टेट थे तो दे वर कंजर्वेटिव इन देयर अप्रोच, और कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट्स थी या जो मोनार्क्स थे वो न्यूज़पेपर पर, ऑथर्स पर, बुक्स पर, इन पर बड़ा कंट्रोल रखते थे। सेंसरशिप थी, वो बिना सरकार की मर्जी के उनके अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते थे या छाप सकते थे। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन, एज वी नो दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, द फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ये सब दिए गए। इसकी वजह से जो राइटर्स थे, पोएट्स थे,
जो जो न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाले थे, एडिटर्स वगैरह थे, और जो ड्रामाज वगैरह लिखने वाले थे, उनके पास एक लिबर्टी आ गई और अब वो ज़्यादा अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगे। तो इसकी वजह से उस समय फ्रांस के मार्केट में एक तरह से खूब ज़्यादा बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब की बाढ़ सी आ गई। और उनके जो थॉट्स थे वो डिस्कशन, उनके ऊपर डिस्कशन होता था, और इस तरह से जो एवरीडे लाइफ थी वो थोड़ी सी फ्री हो गई, मुक्त हो गई, आज़ाद हो गई, बजाय के पहले के समय के। चलिए अब अगली बात करते हैं। अब नेपोलियन की बात कर लेते हैं। अभी जब हमने डायरेक्टर की बात की तो मैंने आपको बताया कि 1799 में जो नेपोलियन थे, जो मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने डायरेक्टरी को हटा करके गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। शुरुआत में तो उन्होंने 3 लोगों की काउंसिल बनाई और वो खुद काउंसिल थे, फर्स्ट काउंसिल, और उन्होंने रूल किया 1799 से 1804 तक। तो वो एज अ काउंसिल वर्क करते रहे। बट इन 1804 he declared himself as the emperor of France, and now again France remained no longer republic। और अब जो फ्रांस था वो रिपब्लिक नहीं रहा। कब? 1804 के बाद। रिपब्लिक कब बना था? 1792 में। अब वो दोबारा एक मोनार्कियल स्टेट बन गया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो in 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself emperor of France. He defeated neighboring European countries, removed the rulers and placed members of his family. Napoleon Bonaparte was very ambitious. तो केवल फ्रांस का राजा बन के ही वो खुश नहीं था, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो और भी थी। He wanted to rule all over the Europe. तो उसके बाद उसने यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक किया और वहाँ के शासकों को हटा करके अपने फैमिलीज़ के जो मेंबर थे उनको वहाँ पर रूलर बना दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और वो चाहता था कि वो यूरोप को एक मॉडर्न कॉन्टिनेंट में चेंज कर दे। इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए। सबसे बड़ा तो उसने किया कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे उनको लिखवाया और इस तरह से एक सिविल कोड तैयार करवाया, दैट इज़ नोन एज नेपोलियन कोड आल्सो। और उसने जो डिफरेंट तरह के वेट और मेजरमेंट के सिस्टम थे उनको सिमिलर करवाया, यूनिफॉर्म करवाया ऑल ओवर द टेरिटरी विच वाज रूल्ड बाय हिम। और उसने लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट भी दिया। ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, लेकिन अल्टीमेटली 1815 में उसको यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने एक अलायंस बना के मार दिया, मारा नहीं, हरा दिया। और इस तरह से यहाँ पर फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल था वो ख़त्म हुआ। चलिए अगली बात करेंगे। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बड़ा इंस्पिरेशंस बनकर आया, पूरी दुनिया के लिए। ये जो राइट टू इक्वलिटी था और फ्रीडम वाली जो बात थी, ये एक बहुत बड़ी लेगेसी थी पूरी दुनिया के लिए। इंडिया में भी जो राजा राममोहन राय थे, टीपू सुल्तान थे, दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा और उसके आइडियाज़ को अपने अपने हिसाब से पॉपुलराइज करने की कोशिश की। चलिए अब आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ वुमेन क्लब्स? व्हाट वाज स्लेव ट्रेड? हाउ वाज इट एबोलिश्ड? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्टरीज रूल इन फ्रांस? ओके, आई होप कि आपको सब जो इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। और चलिए अब आज हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।